आवाज नहीं। ये कैमरा ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ बता। हाँ ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें। आज महामैराथन, आज काफ़ी कोर्स हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। ऐसे हिस्ट्री की लंबी क्लासें चलती है ना, तो कोर्स फास्टली पूरा होता है। कैसे हो सभी? करें क्लास स्टार्ट? ओके, ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए लास्ट पॉइंट बताइए जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा? अर्णोराज चौहान। कल अर्णोराज चौहान के बारे में समझाया था मैंने, कहाँ तक समझाया था? दोनों युद्धों के बारे में बताया था। और एक बात कान खोल के सुन लेना, यहाँ पे तुम्हारा साम्राज्य छोटा ही है और हर एक पे नजर है, ध्यान रखना इस बात का। इधर से उधर थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ ना, यहीं पे बछेड़ दूंगा, ध्यान रखना। इसलिए चुपचाप आराम से बैठे रहो और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो। कल अर्णोराज चौहान के बारे में मैंने बताया था, और अर्णोराज चौहान के बारे में सुन लो और समझ लो अच्छे से। कल मैंने आपको बताया था कि अर्णोराज चौहान को इतिहास में आना जी के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? हाँ जी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इनके पिता थे कौन? अजयराज चौहान। और बताया था कि अजयराज चौहान पर 2 आक्रमण हुए थे, एक मालवा के नरवर्मा ने किया और एक नागौर के, और इन दोनों को जो पराजित किया था वो अजयराज चौहान ने पराजित किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अजयराज चौहान से दोनों हार रखे थे और दोनों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस अटैक किया। कौन से राज पर? तो सबसे पहले बात करते तुर्कों की। तुर्कों को पराजित किया किसने? अर्णोराज ने। और कहा जाता है कि तुर्कों के रक्त से अजमेर की धरा जो थी वो लाल हो गई थी। तब अर्णोराज चौहान ने कहा कि दुश्मनों के रक्त से हमारी साम्राज्य की जो ये पावन धरा है वो अपवित्र हो गई है, मैली हो गई है। इसलिए चंद्रा नदी, जिसको वर्तमान में तुम बांडी नदी कहते हो, कौन सी नदी? हाँ, तो प्राचीन नाम इसका क्या था? हाँ, तो का चंद्रा नदी के जल को रोककर इस रक्त को क्या करवाया जाए? साफ करवाया जाए। तो चंद्रा नदी के जल को रोककर एक बहुत बड़ा सरोवर, झील बनाई गई और उसी झील से रक्त साफ किया गया पानी से, और वो जो झील बनी उस झील का नाम रखा गया आना सागर झील 1137 में। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राजा था मालवा का नरवर्मा। नरवर्मा ने सेना भेजी थी बदला लेने के लिए यशोवर्मा नामक सेनानायक के नेतृत्व में। अब भले कोई भी आओ, यशोवर्मा आओ भले, हार मानी जाएगी किसकी? नरवर्मा की, क्योंकि राजा कौन था उस टाइम? हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब सुनना और समझना अच्छे से, उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, बिल्कुल यशोवर्मा आया और यशोवर्मा की भी क्या हुई? हार हुई। ओके। उसके बाद आगे सुनो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, पहले इनके युद्ध अभियान ही बता दूं कि पहले इनके बेसिक चीजें, चलो बोर्ड पर देखो, बेसिक चीजें बताते हैं। कमीन को बुलाना इधर।
कभी ने ना एक नहीं आया है? चलिए अब बोर्ड पर देखिए अच्छे से और समझ लीजिए पूरे के पूरे अर्णो राज को। अर्णोराज चौहान। अब अर्णोराज चौहान की कुछ बेसिक बातें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट, इनके दरबार में दो बड़े विद्वान थे, दो विद्वान थे। एक का नाम था स्टूडेंट देवबोध, कौन सा, और दूसरा धर्मघोष सूरी। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर, बताओ कहाँ, पुष्कर के अंदर क्या बनाया, वरा मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर, अब सुनना और समझना, ये बनवाया किसने, अर्णोराज चौहान ने। उसके बाद काफ़ी समय बीतता गया, चौहानों ने शासन कर लिया। फिर भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। फिर भारत में चलने लगा गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। उसके बाद आपको पता हो तो पता क्या हो है, शासन किया हिंदुस्तान पर किसने, मुगलों ने। मुगलों में बादशाह था बाबर, कौन था, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद, अब सुनो और समझो, जब आगे जाकर बादशाह बना कौन, बोलो, इसी जहांगीर ने कौन सा मंदिर, वरा मंदिर की जो मूर्तियां थी, बताओ क्या थी, मूर्तियां थी, इनको पुष्कर के पानी में फेंकवा दिया, यानी मूर्तियों को ध्वस्त करवा दिया। ओके, अब सुनो और समझो, इसी वरा मंदिर का जीर्णोद्वार, कौन सा द्वार, और जीर्णोद्वार का मतलब समझे, बोलो, पुनर्निर्माण जो करवाया था वो करवाया था किसने, एनीबडी बताएगा कोई, पुनर्निर्माण किसने करवाया, कोई सुन लो, बताएगा कोई, नोबडी। तो सुनना, महाराणा प्रताप के भाई थे, बताओ कौन, सग्गर सिंह या सागर सिंह, इन्होंने करवाया था पुनर्निर्माण। ध्यान रखिएगा इस बात को, महाराणा प्रताप के भाई। ये हुई बेसिक बातें किसके समय की, अर्णोराज के समय की। उसके बाद मैंने आपको युद्ध अभियान बताए, तो अच्छे से देखिएगा। एक तो बता दिया, बताओ किसको पराजित, नागौर के तुर्कों को पराजित, और एक मालवा के कौन से वर्मा को, नरवर्मा को, ठीक है। और नरवर्मा का सेनानायक कौन था, हाँ जी। अब सुनो और समझो, यह है हमारा कौन सा थान, राजस्थान। स्टूडेंट याद कीजिए, कल ही मैंने बताया था आपको अग्निकुंड मत, कौन सा मत, बोलो, बताया था। अग्निकुंड मत में ऋषि मुनि कौन थे,
कहाँ गए? क्या किया? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सुनो, चौहान तो शासन कर रहे कौन से मेर पर? बोलो। और राजा है कौन सा राज? ठीक है। चालुक्य कौन से लुक्य? चालुक्य, जिनको कहा गया लंकी ही लंकी। इन्होंने शासन किया स्टूडेंट रात ही रात। कौन सी रात? तो बताओ, गुजरात यहीं पर है ना? यहीं पर है? यहाँ पर? यहाँ पर? तो यहाँ पर? तो यहाँ पर? तो यहाँ पर? तो ये भी कान खोल के सुन लेना। ये युद्ध अभियान पढ़ते हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि युद्ध अभियान किस तरफ हुए और वो स्थान किस तरफ है। समझ में आया कि नहीं आया? इतिहास को ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि चौहानों का साम्राज्य विस्तार कितना था। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, ये तो कहलाता था पहले वाह रे वाह। और मालवा में शासक कौन? नरवर्मा। ठीक है। और इधर आ गया रात ही रात। और गुजरात में शासन किनका? बोलो जल्दी से, बोलो। और चालुक्यों का राजा था जय सिंह। बोलो कौन था? कौन था? अब हुआ क्या स्टूडेंट? याद कीजिए, नरवर्मा ने अटैक किया कौन से राज पर? हार किसकी हुई? और इधर मालवा पर अटैक किया कौन से सिंह ने? जो कहाँ का था? गुजरात का जय सिंह था। आराम से ना, आराम से, जगह नहीं है। हाँ, तो सुनो, गुजरात का कौन था? इस जय सिंह ने भी मालवा पर आक्रमण किया और पराजित किया। किसको? बोलो। नरवर्मा को पराजित किया। तो देखो, जीतने वाले कितने जने हो गए? अर्णोराज और जय सिंह। अब जय सिंह भी अपना रहे थे साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सी नीति? क्या होती है साम्राज्य विस्तार नीति? एक बात कान खोल के सुन लेना, जिसको पूछूं वही बताएगा। समझ गए ना? अगर साथ में बोले ना तो ये सिर्फ, अब सुन लो, ये एक दरवाजा बंद करवाने की जरूरत है और एक सेना नायक को कहना है कत्लेआम। मैं नहीं चाहता कि ये हमारी मुख्य राजधानी में ऐसा कुछ हो। और ये राजधानी का सिर्फ एक कटारगढ़ महल का बादल महल है। समझ गए ना? दुष्टी कहीं के। कौन बताएगा साम्राज्य विस्तार नीति? अब एक भी नहीं बता रहा है। और बोले थे सब, साथ में बोले थे। कौन बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बैठो। यानी आसपास के सभी क्षेत्रों को विजित करके अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना, दूसरे राजाओं पर और रियासतों पर अपना। हाँ, तो ध्यान रखना ये बात। तो देखो, इधर विजित हो रखे कौन? इधर विजित हो रखा कौन? जय सिंह ने अटैक किया कौन से राज पर? कौन से विस्तार के तहत? हाँ, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो जय सिंह ने अटैक किया और सोचा कि अजमेर पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को मैं विजित कर लूंगा। तो आए अटैक करने के लिए। और कहता है ना, हम जो सोचते हैं वैसा कभी भी, हाँ, सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल जय सिंह ने भी सोचा मैं अर्णोराज को पराजित कर दूंगा और अजमेर पर अधिकार करके चहु दिशाओं में मेरा ही नाम होगा। पर आए थे जय सिंह जी अनलिमिटेड जूते पड़े। किनके? जय सिंह के। और जय सिंह को पकड़ लिया कौन से राज ने? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने कहा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए?
तो जय सिंह जी ने कहा, माना कि हमसे गलती हुई है आपके ऊपर आक्रमण करके, कोई बात नहीं, हम आपके साथ करना चाहते हैं जोता ही जोता समझौता। आजा आजा आजा, जल्दी आजा। क्या करना चाहते हैं? समझौता करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट सुनना और समझना आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब समझौते के तहत क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब सुनो, तो समझौते के तहत क्या होगा और क्या नहीं होगा और क्या करते थे राजा। स्टूडेंट, पराजित किसको किया जल्दी से बताओ? किसने पराजित किया? तो समझौता किसके हिसाब से होगा? पर कर कौन रहे समझौता? बहुत बढ़िया। जय सिंह जी ने कहा, अर्णोराज जी हमसे गलती हुई है, हम आपके साथ समझौता स्थापित करना चाहते हैं। तो कहा समझौते के तहत क्या करोगे? समझौते के तहत क्या करोगे? अभी करवा दूंगा। तो सुनो और समझो स्टूडेंट। जय सिंह जी ने कहा अर्णोराज को, कहा कि हम आपके साथ समझौता स्थापित करना चाहते हैं। तो अर्णोराज ने कहा बताओ समझौते के तहत क्या करोगे? तब जय सिंह जी ने कहा हमारी एक अति सुंदर पुत्री है और उस पुत्री का विवाह हम समझौते के तहत आपके साथ करते हैं। तब अर्णोराज ने कहा क्या? धोख दूं। तो देखो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का वे अलग अलग होता है। जैसे 1857 की क्रांति पढ़ी तो वहाँ पर क्या चल रही थी? हाँ। किसान आंदोलन पढ़े तो वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? हाँ, लठ पढ़ रहे थे। प्रजामंडल पढ़े तो सिर्फ जेलों में भरा जा रहा था और राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो रही थी। और एकीकरण पढ़ा तो सिर्फ क्या दी जा रही थी? सही है कि नहीं है? अब पढ़ रहे हैं राजा महाराजा, एक ही रूल्स, कानून न कायदा ठोके जिसका। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। और अभी देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे तुम। मैंने कहा ना कल कि जिसके सपने देखने हैं देख लो, चौथे दिन आपके सपने बदल जाएंगे। सपनों में मैं आऊंगा तलवार लेके, तुम पड़े पड़े करोगे, धुआंधार और खतरनाक कर लेते हैं जोता ही जोता, और फिर पड़े पड़े करोगे धोख दो, है ना? यही तो बात है। और एक बात सुन लो, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं स्टूडेंट, एक बात आज कान खोल के सुन लेना। जिस दिन तुम्हारे सपनों में पढ़ाई आने लग जाए, स्टडी आने लग जाए, उस दिन समझ लेना तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। ये बात कान खोल के सुन लेना। और सपनों में स्टडी नहीं आए, कोई और ही आए, तो समझ लेना तुम्हारे इरादे नेक नहीं है और मंजिल तुम्हें हासिल होगी भी नहीं। भाई मेरी बात सुनो, जिसकी चाहत होती है ना वही सपनों में आता है। स्पष्ट कह रहा हूँ, जिसकी चाहत होती है वही सपनों में आता है। और जिस दिन स्टडी
तुम्हारे सपने में आने लग गई, समझ लेना अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्पष्ट बोल रहा हूँ सभी को। और जब तक तुम्हारे सपनों में भूत आ रहे, भूतनियाँ आ रही है, तो समझ लेना तुम दुष्ट आत्मा हो, तभी तुम्हारे मन में भूत आ रहे हैं। सही है? भूत किसको दिखाई देते हैं और किसके मन में आते हैं? दुष्ट आत्माओं के। और समझ लेना ये कौन से भूतों की और कौन सी भूतनियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, आगे बढ़ो मरो। तो सुनो, बिल्कुल जय सिंह जी ने कहा हमारी एक अति सुंदर पुत्री है जिसका नाम है कंचन दे। कौन सी दे? कंचन दे का विवाह हम आपके साथ करते। तो बिल्कुल अर्णोराज जी ने कहा धोख दो, और सैनिकों को कहा ये अब हमारे फादर इन लॉ है, इनको ससम्मान लौटाया जाए। कहाँ? गुजरात। तो बिल्कुल भेज दिया गुजरात। किसको? जय सिंह जी को। जय सिंह जी कौन सी रात आ गए? गुजरात आ गए। और बिल्कुल कंचन देखी और अर्णोराज की शादी तय की। शादी की तय तारीख के दिन अर्णोराज चौहान अजमेर से बढ़िया बारात लेकर कौन सी रात की तरफ गए? हाँ, डीजे भी गया था। डीजे आगे चल रहा था, पीछे अर्णोराज जी की बारात चल रही थी। डीजे में गाना चल रहा था, बनी थारो बनो दीवानो। गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो। बिल्कुल फॉर्च्यूनर बेटी ऊबी काकड़ कौन सी रात की तरफ जा रहे थे? सुनते रहो, यही तो बात है। आगे देखना क्या होता है। अब स्टूडेंट बिल्कुल गुजरात गए, विधि विधान पूर्वक विवाह किया। किसका? अर्णोराज का। किसके साथ? कंचन दे के साथ। तो आपको पता है स्टूडेंट, हमारे राजस्थान के अंदर, मैंने आपको कल भी बताया था कि विभिन्नता में एकता। और हमारे राजस्थान में तो इतनी परंपराएं, इतने रीति रिवाज है कि पूछो ही मत। जैसे मैं आज और कल की बात करूं तो हमारे समूचे पूरे राजस्थान में बासियोड़ा, क्या बासियोड़ा किसके बनाते हैं? शीतला माता के। और शीतला माता के दिन एक बहुत शानदार और लजीज खाना भी बनता है जिसमें एक सब्जी बनती है। आवाज नहीं। कौन सी सब्जी बनती है? उसको क्या कहते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में? हाँ, नयन ने पहली बार सही जवाब दिया। क्लैपिंग करो। अब पचकूटे में 5 चीजें जो पड़ती है वो कौन बताएगा? देखो, पचकूटा छोरे कोई नहीं बताएंगे क्योंकि सब्जी हम थोड़ी बनाते हैं। हाँ, छोरिया, हाँ देखो, अब आपस में मंत्रणा करिए। देख, केर, लहसुन, हाँ, यहाँ पे हम सब्जी बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। देखो, मंत्रणा ये कर रही है। घर पे कभी जरूरत पड़ जाए तो बिल्कुल उसको बोलना कि मेरे घर आ, क्या डाले इसमें? वो कहेगी तू एक काम कर, हाँ दे दे, बाढ़ दे, जो भी बना के। कौन बताएगा? सर, पाकिस्तान में कौन सी रियासत मिलना चाहती थी? जोधपुर, धौलपुर या जोधपुर, जोधपुर, धौलपुर या जोधपुर टोंक? अरे टोंक कहीं नहीं थी। टोंक यानी मुस्लिम रियासत थी, तो तुम उसको जबरदस्ती भेज रहे हो। बेटे कह रहे मुस्लिम रियासत उधर भेज दो, जूते पड़ेंगे तुम्हारे। अरे जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? जो आ रहे हैं बताओ। कभी बनाई नहीं? हाँ, ये तो पता है। और अभी मैं पूछ लूं, वो लट्टे बनाते हैं ना, लट्टे क्या बोलते हैं उनको? मेगा, मैगी नहीं। कि मैगी कैसे बनाते हैं? तो कहेंगे 2 मिनट में बनकर तैयार। हाँ, कौन बताएगा? छोटी बताओ। केर, सांगरी, क्या बोल रही है? बिल्कुल, कुमटा, काछर। क्लैपिंग कर दो। ये आवाज नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट, छोटी का कहना पड़ेगा। हर काम में
ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो सुनो, तो हमारे राजस्थान में खूब सारी परंपराएं है। कल देखो, कल बिल्कुल हमारे घरों के अंदर चूल्हे जलेंगे ही नहीं, राजस्थानी भाषा में कहे तो चूल्हे जलाएंगे ही नहीं, छमका देंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि छमका देने से कहते हैं, छमके का मतलब समझे, फ्राई। हाँ, किसी को छमका समझ में नहीं आ रहा है तो फ्राई करेंगे ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि छमका देने से, फ्राई करने से माता जी नाराज हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके एक दिन पहले ही आपको बताओ तो घर के अंदर गजब गजब चीजें बना के रख देता, बढ़िया कुंडा भर के, खिचिए, पापड़, हाँ 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 ठीक है बेटे, ऐसे बताने लगे जैसे यहीं पे आएंगे बन के। तो सुनो स्टूडेंट, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं ये संस्कृति और परंपरा क्यों बता रहा हूँ, सुनना। शादी के दौरान भी खूब सारी परंपराएं होती है, होती कि नहीं होती है? जैसे दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है, किसको? दुल्हन को लेकर आता है। तो आपको पता, दुल्हन को जब लाया जाता है, दूल्हा अपने घर पर आता है, तो वो घर पर आते ही दुल्हन का वो कुछ ऐसे वो परंपरा होती है ना, कौन सा प्रवेश? कमीनों, गिरे प्रवेश। हाँ, वो गृह प्रवेश नहीं, कौन सी प्रवेश? देखो ये रिवाज देखो, एक मिनट सुनो, आप बोलो मत वरना मैं सब स्किप कर दूंगा। मैंने कहा ना, पढ़ने का मजा और सुनने का मजा कब आता है? जब चुपचाप बैठे रहते और सुनते रहता है, इसलिए बोलो मत। और यहाँ पर मैंने बोला ना, साम्राज्य छोटा ही है और तुम्हारा रहना मैं एक ही हूं, तो ध्यान रखना। तो सुनते रहो और समझते रहो। वो बिल्कुल गिरे प्रवेश है। वरना एक बात सुनो, दुल्हन का पहली बार आना हो रहा है, भाई दूल्हा भी तो जा रहा है ना पहली बार अपने ससुराल, उसका तो गृह प्रवेश नहीं करवाया जाता। क्यों नहीं करवाया जाता? इसके पीछे कारण सुनो। ये मानना है, ससुराल वाले हमारे, मतलब लड़के के ससुराल वाले कह रहे तुम्हारा गृह प्रवेश, गिरे प्रवेश थोड़ी हो रही है, हमारे घर से गिरे जा रही है और तुम्हारे घर में तो तुम प्रवेश कराओ। समझ में आया ना? और अगर लड़के का उधर गृह प्रवेश करवा देना तो लड़के बड़े गजब के होते हैं, दूल्हा बड़ा गजब का होता है। दूल्हा कहेगा हाँ मैं गृह प्रवेश करूंगा, और ये देखेगा कि साला किधर खड़ा है, और फिर सीधे, और यह चांद बनेगा, कहेगा इसने बड़ा दुख दिया है बात करने में, है ना? समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो? हाँ, एक्सपीरियंस बोलता है। तो सुनो और समझो, मतलब सुनो क्या बताना चाहता हूँ। शादी के दौरान खूब सारी परंपराएं होती है, गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश के बाद आपको पता है तो साला वो दूल्हा यूं तलवार लेके चलता है और पीछे वो दुल्हन, और है ना? सुन लेना नयन, एक बारी मौका मिलता हम छोरों को, जितनी दूर फेंक सको फेंक देना, जितनी दूर फेंक सको फेंक देना, बाद में तो हमें ही धोनी है। ये बिल्कुल फैक्ट है। वर्चस्व व्यक्ति का कब तक होता है? जब तक वो कुंवारा होता है। उसके बाद तो ये राजा महाराजा खुद प्रताड़ित थे, तो हम तो एक साधारण आदमी है। सही है कि नहीं है? तो सुनो, इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा और होती है। आपको पता है हम सब राजस्थान के हैं। राजस्थान के अंदर विवाह के दौरान एक परंपरा ये होती है स्टूडेंट, कि जैसे फेरे हो गए, और फेरे होते कितने हैं? 7 बोलते हैं ना, 7 फेरे, पर साला खिलाते कितने हैं? 4। हाँ, तीसरे फेरे में ही कह देते हैं या चौथे फेरे में ही। जोड़ा आया है। तो सुनो, 3.5 फेरे में ही वो औरतें जो बैठी रहती है ना, कहती है होया थे पराया। अरे भाई 7 फेरे हैं, कितने हैं?
और 3.5 फेरे यानी चौथे फेरे में ही कह देते हैं हो गए पराये। अब सुनो और समझो, 7 फेरे कहे जाते तो हमें 3.5 4 ही क्यों खिलाए जाते? मैंने बोल दिया साढ़ा, मैंने कहा पंडित 3.5 4 फेरे कैसे, 7 फेरे होते हैं, 3 और खाऊंगा। तो मेरे को क्या बोला बता है, तेरे घर पे जाके खाना, मैं तो इतने ही खिलाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखे, ये इसके पीछे भी हमारे काफ़ी बातें जुड़ी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो फेरे होते ही किसी का टुनटुनिया बोल रहा है। हाँ, जिसका भी बोल रहा है, अरे निकालो वालो फोन से, वो अलार्म बोल रहा है। मुझे पता है। हाँ कर, साइलेंट कर बाल। किसका? तेरा ही है? पक्की बात के झूठ बोल रही है? तेरा ही था? इधर बोल रहा है, इन 2-3 बैगों में। अरे जल्दी से निकाल दो, बाढ़ दो, कुछ नहीं कहूंगा, साइलेंट कर दो ठीकरे को निकाल के। इसका बोल रहा है, किसको बंद कराओ? क्यों? हवा आ रही तो कूलर से हवा नहीं आएगी तो क्या आएगी? उधर बिठाए तो वो सदामिया कह रहा सर हाय गर्मी, और ये कह रहा कूलर बंद कराओ, कूलर से हवा आ रही है। हाँ हाँ, आज बिल्कुल आप भी, इस भाई का अलार्म बोला है जैसे आप भी चेक कर लेना। मुझे पता है तुम महान योद्धा हो, अपने शयन कक्ष से 9 बजे पहले बाहर नहीं आते हो, है ना? हाँ, नयन तो आज जी जानता, नयन कैसे उठा होगा, कैसे आया होगा। ये देख लो 12 बजे रात को, अच्छा सुबह उठता है। चलो तो सुनो और समझो स्टूडेंट, अब सुन लेना। जो मेन परंपरा है उससे हम भटक रहे हैं। किसी का अलार्म बोल जाता है पता नहीं, एक भाई कह रहा है इस कूलर को बंद कराओ हवा आ रही है। तो सुनो और समझो, आपको पता है जब फेरे हो जाते हैं ना, मतलब जैसे ही फेरे हो गए, फेरे पूरे होते ही दूल्हा दुल्हन को एक बार सीख दे दी जाती है ना, काम पड़ेगा ध्यान रखना। फेरे होते ही सीख दे दी जाती है। दूल्हा दुल्हन को लेकर डेरे में आता है और दुल्हन के साथ उसकी सहेलियां भी आती है। डेरे में पहुंचते ही दुल्हन को उसकी सहेलियां वापस ले जाती है और फिर उधर दुल्हन के घर से बुलावा आता है दूल्हे के लिए, क्या आओ, क्या खा लो, खाना आना खा लो। ये देखो परंपरा, देखो बेचारे की जिसकी शादी होती है ना, वो सबसे लास्ट में बचा कुचा खाता है। हाँ, लाकर टीका देते का कहता है गिट लो, यही बचा है। अब सही है कि नहीं? ये आप सबको पता है। और फिर खाना खिलाते हैं, तब याद करो जब दूल्हा खाना खाने जाता है तो बाहर क्या खोल के जाता है? बोलो। और परंपरा ये भी है कि जूते चुरा कर ले जाती है कौन? हाँ देखो बेटे बोले। हाँ, तो सालियाँ लेकर जाती है ना। तो अर्णोराज भी ऐसे बिल्कुल जब आए वापस खाना खाने अपने ससुर जी के यहाँ गए, मतलब उसी टाइम शादी के दौरान खाना खाने गए, तो उनकी भी एक साली थी। वो साली थी, वो साली सहेलियों के साथ आई और अर्णोराज के क्या चुरा कर ले गई? जूते चुरा कर ले गई। अब अर्णोराज जी खाना खाकर बाहर आए और देखा तो उनको उनके क्या नहीं मिले? जूते नहीं मिले। तो अर्णोराज जी ने कहा कल ही मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, बाटा के है, बाटा कंपनी के है। गए तो गए कहाँ? तो उधर से देखा तो कौन आई? साली आई, अपनी सहेलियों के साथ, हाथ में क्या थे? जूते थे। तो बिल्कुल साली ने आकर कहा पैसे दे दो। बोलो क्या कहा? पैसे दे दो, जूते ले लो।
तो अर्णोराज जी ने सबसे पहले तो देखा किसको, साली जी को, और कहा पैसे ले लो, जूते ले लो। आवाज नहीं, यही तो बात है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। उस समय बहुविवाह प्रथा थी, चहु दिशाओं में अर्णोराज की विजय पताका लहरा रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? और अर्णोराज जब शादी करने के लिए गए और जब उन्होंने अपनी साली साहिबा को देखा तो वो भी उन्हें पसंद आ गई, पर उन्हें पता था कि अभी तो हम विवाह करने के लिए आए हैं किससे, कंचन देश से, मामला पूरा बिगड़ जाएगा। कंचन देश से विवाह हुआ, आ गए वापस कौन से मेर, अजमेर। थोड़े दिन बीते, थोड़े महीने बीते, अर्णोराज वापस आए कौन सी रात, गुजरात में थे कौन से सिंह, आकर का भोग दो। तो जय सिंह जी ने कहा कैसे हो, साम्राज्य कैसा है, आप कैसे हो? तो कहा ठीक नहीं है। तो कहा क्यों? कहा हम आपको एक बार और ठोकेंगे। तो कहा क्यों? तो कहा हमें आपकी दूसरी पुत्री से भी विवाह करना है। बिल्कुल स्टूडेंट डरे तो अर्णोराज से डरे, अर्णोराज किसी से भी, क्योंकि चहु दिशाओं में विजय पताका लहरा रही थी किसकी, जय सिंह के पास कोई भी चारा नहीं था। इतिहासकार कहता है कि देवल दे का भी विवाह कर दिया किसके साथ, बोलो, अर्णोराज के साथ। अब काफी दिन बीते। एक दिन क्या हुआ, अब देखो दूसरी पुत्री कौन सी, अरे बोलो, देवल दे। कौन सी दे? अब देवल दे का विवाह हुआ, बताओ कौन से राज के साथ? अब देवल दे और अर्णोराज एक दिन शाम को क्या हुआ, अपने कक्ष के अंदर चौपड़ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? चौपड़ का मतलब समझे? आज की बात करूं तो मैं लूडो। क्या खेल रहे थे? हाँ, चौपड़ खेल रहे थे। तो वो गेम जो खेल रहे थे बड़ा कंपटीशन का गेम था, रोमांचक गेम था। उस गेम में अर्णोराज की भी 3 गोड़ियां घर के अंदर, देवल दे की भी 3 गोड़ियां घर के अंदर। दोनों की गोड़ियां कितनी कितनी बार है, और चाहिए भी साला जीतने के लिए कितना। आप में से किसी ने भी लूडो खेला हो तो आपको पता है एक बड़ा मुश्किल सा था, साला हरा देता है। सही एक नहीं है? तो स्टूडेंट गेम बड़ा कंपटीशन का था, हर बार अर्णोराज जीतते थे और हार कौन जाती थी। पर अब की बार देखो बिल्कुल अर्णोराज जी, अब देखो राजा महाराजाओं का समय था तो बिल्कुल अर्णोराज जी थोड़ा मैजिक वाटर भी पिए हुए थे। मैजिक वाटर समझते हो ना? हाँ, सोमरस, सोमरस समझते हो ना? हाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल अर्णोराज जी बिल्कुल पासे जो थे वो ऐसे लेकर कह रहे थे जय माता जी की, एक आते 3। उधर से देवल देवी फेंकती, एक भी नहीं आता। तब वापस अर्णोराज जी कहते जय माता जी की, एक, तो आते 5। तो देवल दे ने माइंड लगाया कि ये 5 एक मांगते तब कितने आते हैं, क्यों नहीं मैं इनके ऑपोजिटली मांगू, कुछ काम हो जाए। तो बिल्कुल देवल दे ने कहा जय पिताजी की, 5 आया किता। रोमांचक गेम को जीत गई कौन? अब स्टूडेंट्स मैं सीधी बात बताता हूँ, लूडो में आपने भी यही, सॉरी लॉकडाउन के अंदर आपने भी यही गेम खेले। मैंने भी अपनी फैमिली के साथ बात करूँ तो सिस्टर के साथ गेम खेले। तो देखो नो डाउट हम लड़के जो है काफ़ी जीतते हैं, पर जब एक बार हार जाते हैं ना सिस्टर के हाथों से, तो वो पूरी कितनी भी हम जीते हैं ना, उस पर पूरा पानी फेर देती है कौन? सिस्टर, क्योंकि सिस्टर बड़ा जश्न मनाती है अपनी जीत का। बिल्कुल फैक्ट है, और चिढ़ाती भी बड़ा गजब का है। तो ऐसे ही जब देवल दे रोमांचक स्थिति में जीती पहली बार, देवल दे ने चिढ़ाया किसको? अर्णोराज को। कहा
मैंने आपको हराया है। अर्णोराज जिनका हार है तो कहा नो, स्वीकार करो हार। रानी ने राजा को हराया। अर्णोराज जिनका हारे है, रुक जा देवल, बस कहा नो। अब देवल देख खुशी मना रही थी अपने जीत की, इधर गुस्सा आ रहा था किसको? देवल दे रुक नहीं रही थी अपना जीत का जश्न मनाते हुए। अर्णोराज जी को आ गया भयंकर गुस्सा, और भयंकर गुस्सा आया तब अर्णोराज ने कहा देवल तूने तो हमें एक खेल में हराया है, असली लाइफ के तो गेम चेंजर हम है, खिलाड़ी हम है, जो तुम्हारे बाप को हराकर तुम्हें लेकर आए हैं। अब मेरी बात सुनो। अब तक तो बात जो थी वो खेल तक थी, पर अब बात आ गई एक दूसरे के कुल पर। सही है कि नहीं है? अर्णोराज जी ने देवल दे के कुल की भयंकर क्या कर दी? निंदा। क्या कर दी? किस समय निंदा की? जब अर्णोराज का चहु दिशाओं में वर्चस्व था, विजय पताकाएं लहरा रही थी। तो सुनो और समझो, ये घटना हमें क्या सिखाती है? सभी कान खोल के सुन लेना। जब तुम्हारा अच्छा समय चलता हो, तुम एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसी स्थिति में अच्छे समय में कभी भी किसी दूसरे की स्थिति को देखकर उसकी निंदा मत करना, ओछी बात मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, कि जैसे आज तुम बैठे हो, तुम्हारे पास कोई लड़का बैठा है, अब उस लड़के की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसके कपड़ों को देखकर, उसकी शकल को देखकर, उसकी सूरत को देखकर कभी भी जज मत करना, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में वो तुम्हें कोई बड़े पद पर दिखे। फैक्ट है कि नहीं है? तो देखना ये इतिहास क्या कह रहा है कि अर्णोराज ने अपने अच्छे समय को देखकर दूसरों के कुल की निंदा की, दूसरों की निंदा की। तो देखना क्या होता है स्टूडेंट। गुजरात में स्थितियां बदली। क्या हुआ? स्थितियां बदली। जय सिंह के बाद उधर राजा बना धुआंधार और खतरनाक। कौन सा पाल? बोलो। जो भाई था किसका? बोलो। देवल दे का। देवल दे ने संदेश भेजा अपने भाई किसको? कुमारपाल को। कहा कि हमारे कुल की निंदा की है और मैं चाहती हूँ कि आप क्या लो? बदला। और जब बिल्कुल ये बात पता चली किसको, तो कुमारपाल सेना लेकर आया और इधर से सेना भेजी किसने? यहाँ पर है रोही ही रोही, और सिरोही के अंदर स्थान है कौन सा? आबू। इस माउंट आबू में भयंकर युद्ध हुआ 1145-46 में, और इस युद्ध में भयंकर हार हुई किसकी? बोलो। सेना हारकर आबू के युद्ध से अजमेर आई। तब अर्णोराज ने कहा बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे? तब अर्णोराज को कहा उसकी सेना ने कहा जूते खाकर आया, हमारी हार हुई है। अर्णोराज ने कहा चिंता मत करो, हम वापस सेना संगठित करेंगे और अटैक करेंगे। कौन से पाल पर? ये सोचते ही रह गए कौन से राज? अर्णोराज। और कुमारपाल वापस सेना लेकर अब की बार सीधा आ गया कहाँ? अजमेर। भयंकर युद्ध हुआ किन किन के बीच में? अर्णोराज और कुमारपाल के बीच में। अब की बार भी विजय हुए कौन? और पकड़ लिया किसको? अर्णोराज को पकड़ा। तब अर्णोराज ने कहा कि देखो साला, अगर एक बहनोई को ठोके पकड़े अच्छा नहीं लगता। तब कुमारपाल ने कहा अगर बहनोई अपने ससुर को पराजित करे, मेरी बहन को और हमारे कुल की निंदा करे, ये अच्छा लगता? तो अर्णोराज जी ने कहा माना कि हमसे गलती हुई है, हम दोनों कर लेते हैं जोता ही जोता। बोलो।
तो बिल्कुल कुमारपाल ने कहा बताओ समझौते के तहत क्या करोगे। तो अर्णोराज ने कहा हमारी एक अति सुंदर पुत्री है, उस पुत्री का विवाह हम आपके साथ करते हैं। विवाह कर दिया अपनी पुत्री का, किसके साथ? बोलो बोलो, कुछ माइंड में आ रहा है? आ रहा है? क्या आ रहा है? मामा है ना, ये तो मामा था। अब सुन लो, जिस दिन ये सवाल माइंड में आने लग जाए और तुम समझने लग जाओ, मतलब ये सवाल ऑटोमेटिकली आने लग जाए, समझ लेना इतिहास तुम पढ़ने लग गए हो, वरना आज तक तुमने ये सवाल कभी किए ही और बिल्कुल माइंड में आ रखी है अरे ये क्या हो रहा है। सुनो, मैंने एक शब्द बोला था कि पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं का बहु विवाह। अब सुनना, जिस लड़की का विवाह अर्णोराज ने कुमारपाल के साथ किया वो ना तो देवलदे की थी और ना ही वो कोई दूसरे वंश की रानी थी जिसकी कोख से पुत्री का जन्म हुआ था। उसका विवाह किया किसके साथ? अब बोलो। तो देखो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बोल रहा हूं ना, जिस दिन आपके मन में ऑटोमेटिकली सवाल आ जाए मामा, तो समझ लेना इतिहास समझ में आ गया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी ऐसी चीजों का बखान नहीं करें। आओ आओ, अरे आओ आओ ना, मैं बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके चहेते और शक्तिमान के नाम से जानते हो किसी को? जानते हो? हाँ, जिनकी अंगुलियों पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जिसको विज्ञान का भागीरथी कहा जाता है, जानते हो ना? और देखो उनके आने से पहले पुलिस का सायरन भी बोलने लग गया है। कहे स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्लैपिंग करो जोरदार सर की। आओ, खड़े हो मरो। ये देख लो, कैसे हो सभी? अरे 2 मिनट बढ़िया एकदम। ये तो क्या बाहर आ गया घूमते घूमते। ये घूमते घूमते नहीं आए, ये आज गोपनीय अभियान पे आए हैं। ये देखने आए हैं कि B2 बैच वाले बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, और सर बच्चों को क्या कहोगे? बस क्या पूरा हो जाए कोर्स क्या? हाँ, देखो शक्तिमान का भरोसा तोड़ना मत, पहले बोल रहा हूँ, है ना? देखो हर टीचर आपसे बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा है, और जब आप सफल हो जाते हो और हमारे पास एक मैसेज आता है ना कि सर हमारा जॉब लग गया है, तो उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है ना स्टूडेंटों के लिए नवाचार करने की और अच्छा करने की। जैसे भागीरथ सर ने प्रीवियस वैकेंसी के अंदर बहुत अच्छा किया, तो अब की बार इन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके लिए भागीरथी बुक तैयार की है। तो ये प्रेरणा मिलती किससे है? आप लोगों से ही तो मिलती है। उम्मीद करते हैं सब अपन को कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। बिल्कुल याद रखना, आप बिग हॉल में बैठे होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी बिग हॉल के अंदर सेलिब्रेशन किया था हमने पिछली वाली 3rd ग्रेड वैकेंसी का, और सर ने अभी बोला है कि सर इनके साथ वापस मुलाकात उसी बिग हॉल में होगी। तो अपने लिए भी क्लैपिंग कर दो। आप सर का भरोसा हो, हमारा भरोसा हो, तो इस भरोसे को तोड़ना मत, ध्यान रखें साहब।
ओके तो बिल्कुल स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें। देखो एक ही टीचर उम्मीद लगाए नहीं बैठा है, हर एक टीचर आपसे उम्मीद लगा बैठा है कि हाँ यार ये स्टूडेंट्स है जो सिलेक्शन देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को ध्यान रखें। तो चलो अब सुनो और समझो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट समझना अच्छे से। तो बिल्कुल यहाँ पर भी समझौता हो गया, अब समझ में आ गया ना, कोई मामा अम्मा नहीं था। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, इधर कुमारपाल बिल्कुल अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। कुमारपाल ने मेवाड़ का चित्तौड़ भी जीत लिया। क्या जीत लिया? और चित्तौड़ में बिठा दिया अपने एक सेनानायक जिसका नाम था सज्जन। क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? अब बताओ अर्णोराज ने प्रारंभिक समय में चारों तरफ विजय पताका लहराई कि नहीं लहराई? तुर्कों को पराजित करके, नरवर्मा को पराजित करके, चालुक्यों को पराजित करके। पर बताओ अंतिम समय के दौरान कितनी हार हुई? इन 2 हारों से अर्णोराज की चहु दिशाओं में कमाई हुई ख्याति पूरी समाप्त हो गई। अर्णोराज इन 2 हारों से बड़े दुखी रहने लगे और अपना समय ज्यादातर एकांत में ही बिताते थे। कौन से राज? अर्णोराज दुखी हो गए और अपना समय ज्यादातर एकांत में बिताते थे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अर्णोराज की 2 रानियां थी। एक का नाम था, जल्दी से बताओ क्या, और एक का नाम था कंचन दे। कौन सी दे? तो अब भूल जाओ देवल दे को, देवल दे वहीं तक काम की थी हमारे, मतलब जहां तक वो संघर्ष हुआ वही। तो सुनो और समझो अब। तो अब यहीं पर अंदाजा लगा लो, क्या पता जिस पुत्री का विवाह किया वो किसकी थी? समझ में आया कि नहीं आया? और ये सुधवा कोई दूसरे वंश की रानी थी। समझ में आया ना, जिनका विवाह हुआ किसके साथ? ऐसे पढ़ा जाता है इतिहास। तो सुनो, शुद्धवा की कोख से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने बोलो? फर्स्ट बताओ कौन सा देव? जगदेव चौहान। बोलो कौन था? दूसरा था, जल्दी से बताओ, अरे बोलो, बिसल देव चौहान। और तीसरा था स्टूडेंट, याद रखिएगा, देवदत्त। कौन सा दत्त? देवदत्त की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? अब सुनो और समझो। कंचन दे ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था सोमेश्वर। बोलो कौन सा वर? अरे बोलो कौन सा वर? सोमेश्वर चौहान। कौन से चौहान? हाँ, सोमेश्वर चौहान थे। तो सुनो और समझो अब क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया कौन से पाल ने? कुमारपाल ने। और नियुक्त किया सेनानायक किसको? इधर अच्छे से शासन नहीं कर रहे थे कौन से राज? एकांत में समय व्यतीत करते थे। इस सज्जन ने कान भरे कौन से देव के? जगदेव चौहान के। जगदेव को कहा, जगदेव तुम्हारे पिता सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं संभाल रहे, तुम्हारे जैसे योद्धा को अजमेर का अधिपति बनना चाहिए, तुम वीर हो, योद्धा हो। बहकावे में आ गया कौन सा देव? बोलो। और जगदेव ने सज्जन के कहने पर हत्या कर दी अपने पिता अर्णोराज की। और इतिहास में जब भी पुत्र अपने पिता की हत्या करे तो उस पुत्र को कहा जाता है पितृहंता। बोलो कौन सा हंता? तो बताओ चौहान राजवंश के पितृहंता कौन थे जिन्होंने हत्या की? किसकी? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब सुनो, जगदेव चौहान हत्या करेगा 1155 में। बोलो कब? और शासन करेगा 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? यानी 1158। 1158 में यही इसका भाई बिसल देव अटैक करेगा किस पर? और जगदेव को पराजित करके अधिकार करेगा किस पर? अब देखो, भाई भाइयों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? उस समय घबरा गई कौन सी दे? कंचन दे ने सोचा कि इन भाइयों के संघर्ष में मेरा पुत्र मारा नहीं जाए।
इसलिए मैं अपने पुत्र को लेकर यहाँ से चली। तो बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, कंचन दे अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर कहाँ चली गई? बोलो। देखो, सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपने सही बताया, क्योंकि इसका पीहर कहाँ था? चली गई गुजरात। कौन से पाल के पास? मैं आपको पूछता हूँ, सोमेश्वर का पालन पोषण कौन सी रात में हुआ? किसने किया? बोलो। क्या लगता था? ये देखो, तुमने रिश्ते तक बता दिए हिस्ट्री के अंदर कि किसके क्या लगता था। और मैं पूछूं देवल दे क्या लगती थी? तो देखो, हर चीज हमारे माइंड में एकदम अच्छे से समझ में आ जाए तो एग्जामिनर कैसे ही पूछो, चीज पूरी कंठस्थ क्लियर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करोगे एक बार फास्टली? जल्दी से बोर्ड पर देखो। बताओ स्टूडेंट जल्दी से, हमने कौन से राज को लिया? अर्णोराज को इतिहास में किस नाम से जाना गया? बोलो। ओके, इनके दरबार में कितने विद्वान थे? पहला, दूसरा, इन्होंने पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया? बाद में मुगलों का शासन आया। मुगलों का बादशाह कौन था? जहांगीर ने वरा मंदिर की मूर्तियों को कहाँ फिकवाई? अरे पानी में। कहाँ फिकवाई? अरे बोलो, पानी में फिकवाई। ठीक है, जल्दी से बताओ, इस वरा मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अरे बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से बताओ स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको अर्णोराज के युद्ध अभियान पढ़ाए ना? नागौर के किन को पराजित किया? तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु आपको झील बोलना क्या? चंद्रा नदी। बताओ, तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु कौन सी झील का? आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया? बोलो। उसके बाद मालवा के किस शासक को पराजित किया? नरवर्मा का सेनानायक कौन था? बहुत बढ़िया। और बताओ, अर्णोराज के समकालीन गुजरात का राजा कौन था? बोलो। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। विजय किसकी हुई? पर समझौता किया कौन से सिंह ने? जय सिंह ने समझौते के तहत विवाह किसका किया? बोलो। बाद में किसका किया? अब दोनों के बीच में, यानी जय सिंह और अर्णोराज के बीच में पुनः संघर्ष प्रारंभ हुआ। और संघर्ष का कारण था कि देवल दे और अर्णोराज क्या खेल रहे थे? चौपड़। क्या खेल रहे थे? चौपड़ खेलते समय दोनों ने एक दूसरे कुल की क्या की? क्या की? फिर अटैक किया कौन से पाल ने? कितने आक्रमण किए? दोनों आक्रमणों में हार हुई कौन से राज की? अर्णोराज इन दो हारों से बड़ा क्या रहने लगे थे? दुखी। और अपना ज्यादातर समय एकांत में बिताते थे। इनकी रानियां कितनी थी? पहली। कितने पुत्र हुए? पहला, दूसरा, तीसरा। देवदत्त की बचपन में ही क्या हो गई? दूसरी रानी। बोलो। कंचन दे की कोख से किसका जन्म? अब बताओ जल्दी से, कुमारपाल ने चित्तौड़ जीतकर किसको कार्यभार सौंपा? बोलो। अब सज्जन के कहने में आया कौन सा देव और हत्या कर दी किसकी? और कहलाया इतिहास चौहान वंश में पित्र। ये हो गया कौन सा राज? लिखो जल्दी से। आवाज न है पीछे। विष्णु। वरा जहां कहीं पे भी आ जाए विष्णु। ओके, ध्यान रखें इस बात को। लिखो जल्दी से, हेडिंग डाल दो, अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान लिखो पहला ही पॉइंट, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। दोनों के नाम लिखो, देवबोध और धर्मघोष।
देवबोध और धर्मघोष से। ये छोटे छोटे पॉइंट पहले लिख लो। अर्णोराज ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्तियों को पानी में फेंकवाया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो। फेंकवाया लिख लिया। लिखो अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर। महाराणा प्रताप के भाई सगर सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये हो गया आपका वरा मंदिर। लिख लिया। अब हेडिंग डालो युद्ध अभियान। युद्ध अभियानों में लिखो जल्दी से। फर्स्ट बताओ, मालवा के किसको पराजित किया? नरवर्मा को। लिखो मालवा के नरवर्मा को पराजित। मालवा के नरवर्मा को पराजित। लिख लिया। आगे बढ़ो। मालवा के नरवर्मा को पराजित। नागौर के तुर्कों को पराजित। नागौर के तुर्कों को पराजित। नागौर के तुर्कों को पराजित। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। अब बताओ, तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु कौन सी झील? तो लिखो, तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु, तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु आना सागर झील का निर्माण करवाया। तुर्कों के रक्त को साफ करवाने हेतु आना सागर झील का निर्माण करवाया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, हाँ लिख दो कौन सी नदी के जल को रोककर। आगे कोष्टक में ही लिख दो चंद्रा नदी के जल को रोककर। चंद्रा नदी के जल को रोककर। चंद्रा नदी के जल को रोककर। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट और लिखो। और सुन लो पहले स्टूडेंट, इसी झील के किनारे ये जो जहांगीर बाद में बादशाह बनेगा ना, अर्णोराज के समय नहीं, जब मुगल बादशाहों का समय आएगा
और जब बादशाह बनेगा कौन? जहांगीर। तो जहांगीर क्या करेगा? इसी झील के किनारे एक बाग बनवाएगा जिसका नाम होगा शाही बाग। कौन सा बाग? दौलत बाग। कौन सा बाग? तो शाही बाग, दौलत बाग बनवाया। बाद में इसी शाही बाग में, सुनना, जहांगीर की सासू माँ अशमत बेगम, कौन सी बेगम? जो नूर जहां की मम्मी थी, समझ में आया ना? तो अशमत बेगम ने इसी शाही बाग में बैठकर पहली बार गुलाब और खस घास से इत्र का निर्माण किया। किसका? इत्र का निर्माण किया। प्लस याद रखना, इसी शाही बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिख लो, यहीं पर लिखो, जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे, जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे आना सागर झील के किनारे किसका? शाही बाग, दौलत बाग का निर्माण करवाया। शाही बाग, दौलत बाग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट लिखो, शाही बाग, दौलत बाग का निर्माण करवाया। ये भी पॉइंट लिखा हूं, अशमत बेगम वाला भी। पहले एक पॉइंट लिख लो, शाही बाग, दौलत बाग को वर्तमान में, शाही बाग, दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाही बाग, दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, अशमत बेगम ने, अशमत बेगम ने अशमत बेगम ने इस बाग में पहली बार, इस बाग में पहली बार खसगाश, खसगाश व गुलाब से इत्र का निर्माण किया। खसगाश व गुलाब से इत्र का निर्माण किया। लिख लिया? लिख लिया ना? अब बताओ, जय सिंह और अर्णोराज के बीच में युद्ध हुआ, पराजित हुए कौन? तो लिखो, सीधा लिखो, अर्णोराज ने जय सिंह को पराजित किया। अर्णोराज ने, गुजरात के लिख दो, अर्णोराज ने गुजरात के जय सिंह को पराजित किया। गुजरात के जय सिंह को पराजित किया। जय सिंह ने समझौते के तहत, जय सिंह ने समझौते के तहत, जय सिंह ने समझौते के तहत अपनी पुत्री कौन सी? देवल दे का, सॉरी, कंचन दे का विवाह अर्णोराज के साथ किया। लिख दिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अब लिखो सीधा पुनः संघर्ष, इसी में आगे लिखो पुनः संघर्ष। पुनः संघर्ष में सीधे पॉइंट लिखो, गुजरात के कुमारपाल ने, गुजरात के कुमारपाल ने, गुजरात के कुमारपाल ने
किसको पराजित किया? अर्णोराज को 2 बार पराजित किया। लिख लिया? लिखो फर्स्ट 1145-46 आबू के युद्ध में, 1145-46 आबू के युद्ध में। सेकंड अजमेर में 1150 अजमेर में। देवल दे वाला पॉइंट नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, वो सिर्फ ऑरली याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट हमें, मैंने क्या कहा, कंटेंट वही लिखना है जिससे क्या बनता है। हाँ, आगे लिखो स्टूडेंट। अब बताओ अर्णोराज की कितनी रानियां थी? 2 रानियां। पहले एक पॉइंट लिखो, कुमारपाल ने चित्तौड़ को विजित कर, कुमारपाल ने चित्तौड़ को विजित कर, कुमारपाल ने चित्तौड़ को विजित कर किसको कार्यभार सौंपा? सज्जन को कार्यभार सौंपा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब जल्दी से लिख लो, ये डायग्राम बना लो, सही रहेगा, सबसे बढ़िया है ना। कि अर्णोराज की कितनी रानियां थी? 2। तो लिखो पहले अर्णोराज की 2 रानियां थी, ये पॉइंट लिखकर फिर डायग्राम बनाना, वरना अभी तो याद रहेगा तुम्हें, 4-6 महीने बाद पढ़ोगे तो घर पे जाकर कहोगे अर्णोराज की 2 पुत्रियां थी। हाँ, तुम खुद नया इतिहास लिखोगे फिर। 2 रानियां थी, लिख लिया? अब जल्दी से ये डायग्राम बनाओ। जल्दी से डायग्राम बना लो। बना लिया? कांटा छाटी कुछ भी नहीं करना है, ये डायग्राम ही बनाना सिंपली। शुद्धवा और कंचनदे और पुत्रों के नाम। देवदत्त के आगे लिख देना बचपन में ही मृत्यु, बचपन में मृत्यु। बचपन में मृत्यु लिख लिया? अब बताओ सज्जन, चित्तौड़ के सज्जन के कहने पर जगदेव किसकी हत्या करेगा? तो इसी डायग्राम के नीचे नोट लगाकर लिखो, कुमारपाल के सेनानायक, कुमारपाल के सेनानायक सज्जन के कहने पर, कुमारपाल के सेनानायक सज्जन के कहने पर कुमारपाल के सेनानायक सज्जन के कहने पर जगदेव ने
जगदेव ने 1155 में अपने पिता अर्णोराज की हत्या की। अपने पिता अर्णोराज की हत्या की, इसलिए जगदेव चौहान को चौहान वंश का क्या कहा गया? बोलो, पितृहंता कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके कौन सा राज। हेडिंग डाल दो जगदेव चौहान, फास्टली। जगदेव चौहान, जगदेव चौहान, जगदेव चौहान। बताओ, जगदेव चौहान के शासनकाल का समय काल क्या था? 55 से 58। लिख लो जल्दी से, 1155 से 58। सर कुमारपाल से विवाह किया? अरे तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? हर चीज थोड़ी लिखेंगे। कुमारपाल से विवाह किया और समझौता खत्म, उसका क्या करना? समझ में आया कि नहीं आया? वो थोड़ी पूछेगा कि कुमारपाल का विवाह किससे किया, नहीं पूछेगा। कंटेंट पहचानो। क्या पहचानो? कंटेंट। इसमें कंटेंट बस यही है, जगदेव चौहान। इसमें कंटेंट यही है, चित्तौड़ में सज्जन। इसमें कंटेंट यही है, आबू का युद्ध और अजमेर का युद्ध। ऐसे छोटी छोटी पॉइंट लिखा कर कोई पूरा रजिस्टर थोड़ी बनवाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। और आपको अगर लगता है कि नहीं मेरी मेमोरी कम है, मैं गजनी मूवी की तरह, आमिर खान की तरह हूं, तो मुझे नहीं पूछना। आपको लगता है तो खुद ही क्या कर दिया करो, थोड़ा ऐड कर दिया करो। समझ में आया? हेमंतिये, आगे बढ़ो। हेडिंग डालो जगदेव चौहान। और इनका एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी, लिखो चौहान वंश के पितृहंता। हाँ सही है, उपलब्धि थी ये। लिखो चौहान वंश के पितृहंता। चौहान वंश के पितृहंता लिख दिया। 1158 ईस्वी में, सीधा लिखो 1158 ईस्वी में 1158 ईस्वी में बिसल देव चौहान ने जगदेव को पराजित कर
आवाज नहीं रही। चलो, क्या लिखा आपने? पराजित कर दिया, बस ये हो गया। कौन सा देव? एक पॉइंट और लिखो। जगदेव चौहान के पुत्र का नाम, जगदेव चौहान के पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। कितने नंबर? हाँ, सेकंड है ये। खोल दे तू। क्या लिखा हुआ है? तो ये सवाल नहीं, इस पर्ची को फाड़ दो। आपका जो प्रस्ताव है उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, अभी बंद करवा देंगे। किसने भेजी? उसी ने, शांतिलाल जी नहीं? किधर से आई? आवाज नहीं। पानी डूगो, चुप जाओ, आवाज नहीं रहे। लिखो चुपचाप, हेडिंग डालो आगे, मूर्ख कहीं के बेवकूफ। अब सुनो और समझो। अब जो राजा बन रहे स्टूडेंट, वो कौन बन रहे हैं? बिशल देव चौहान, और डबल स्टार लगा देना बिशल देव के आगे। पहले बोल रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण राजा है कौन? बिशल देव चौहान, क्योंकि इनके काल को कहा जाएगा चौहान राजवंश का स्वर्ण काल। तो सुनो पहले, देखो, अर्णोराज के समय चौहानों की स्थिति तो अच्छी थी, पर अर्णोराज के अंतिम शासनकाल के दौरान चौहानों की पूरी जो ख्याति कमाई हुई थी वो ख्याति कम हो गई, और जो साम्राज्य था इनका, उस साम्राज्य पर भी दुश्मनों का क्या हो गया? अधिकार। और चालुक्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। तो सोचो, मैंने एक बात कही थी कि अपना अच्छा समय देखकर कभी भी किसी की निंदा मत करना। ये देख लो, समय बदला, कुमारपाल यानी चालुक्य वापस ताकतवर हुए, और चौहानों की साम्राज्य जो नीति थी उसको समाप्त किया, और अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की किसने? चालुक्य। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपना अच्छा समय देखकर कभी भी घमंड मत करना, अभिमान मत करना हमेशा। और घमंड और अभिमान किसका चला? आप बताओ, किसी का भी नहीं चला। हंस के मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, बस। सुनो और समझो। अब स्थिति देखना अच्छे से। राजा बन रहा है कौन? जल्दी से बताओ। बिशल देव चौहान। फास्टली समझ लेते हैं बिशल देव चौहान को। बिशल देव चौहान का पहला ही पॉइंट याद रखोगे स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट। बिशल देव चौहान सबसे पहले 1158 में पराजित करेंगे। बोलो कौन से देव को? जगदेव को पराजित। अब एक बात सुनो, सुनते रहो। बिशल देव और जगदेव आपस में है क्या? और मैंने तुम्हें बताया कि जगदेव का पुत्र था कौन? तो मैं तुम्हें पूछूं कि पृथ्वीराज और बिशल देव आपस में क्या लगे? चाचा भतीजे। समझ में आया? जगदेव को मौत के घाट उतारा किसने? तो बताओ, पृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु का या हार का बदला नहीं लेगा? पर सुनो, जिस समय बिशल देव का राज्य अभिषेक हुआ उस समय कमजोर यानी इतनी बड़ी सेना नहीं थी किसके पास? पर पृथ्वीराज ने कहा उचित समय आने पर मैं बदला तो जरूर लूंगा काका। समझ में आया ना? इसका मतलब वापस आएगा कौन? ऐसे याद किया जाता है। पृथ्वीराज ने, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, पृथ्वीराज ने ताकतवर बनने के लिए जिम ज्वाइन कर ली, बॉडी शॉडी बनाने लग गया। कौन? मतलब समझे, अपनी सेना संगठित करने लग गया। अब सुनो, इधर शासन करेंगे कौन से देव?
बिशल देव के सामने सबसे बड़ा खतरा था किसका? अरे बोलो। और एक बिशल देव को जानकारी मिली कि जगदेव ने मेरे पिता यानी अपने पिता की हत्या की, किसके कहने पर? अरे बोलो। और सज्जन काम कर रहा था कहाँ? सेनानाइट था किसका? तो सबसे पहले बिशल देव ने दे धमाधम फोड़ा किसको? और सज्जन को पराजित करके अधिकार किया किस पर? अब इधर कुमार पाल ने चौहानों के साम्राज्य पर पहले किस समय? अर्णोराज के समय और जगदेव के समय अधिकार कर लिया। ली ही ली, रोही ही रोही और लोर ही लोर। इस क्षेत्र को विजित कर लिया था कौन से पाल ने? अब वापस लड़े कौन से देव? और चालुक्यों से वापस जीता ली ही ली, रोही ही रोही, लोर ही लोर। और ये जीतकर वापस किसके साम्राज्य में मिलाया? अब बताओ, ये क्षेत्र जीतते ही वापस चौहान अपनी पुरानी स्थिति में आए कि नहीं आए? और अब विजय पताका ले रहेगा कौन? बिशल देव ने कहा अब तक चौहानों में नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरी नजरों में है दिल्ली। बोलो क्या है? बोलो। उस समय दिल्ली पर शासन था मदन पाल का। किसका? तंवर का। मदन पाल तंवर या मदन पाल तोमर का। सुन लेना। सेना लेकर गया कौन सा देव? कहाँ गया? लड़ा किससे? और पराजित किया किसको? और पराजित करके दिल्ली के क्षेत्र को जीतकर अपने कौन से साम्राज्य में मिलाया? अरे बोलो रे। अजमेर साम्राज्य में मिलाया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो सुनो, बन गए अर्णोराज अजमेर के चौहान राजवंश के पहले राजा जिन्होंने दिल्ली को विजित किया। किसको? सॉरी, बिशल देव। कौन से देव? जिन्होंने सबसे पहले विजित किया किसको? भरोसा नहीं हो तो अभी जो पिछला वाला आरएस का पेपर हुआ जाकर देख लेना। है जीव का जीव सवाल पूछा है आरएस के अंदर। सवाल पूछा अजमेर के चौहान राजवंश का पहला राजा जिसने दिल्ली को विजित किया। मैंने तो आपको इतना तक बता दिया किसको पराजित किया। और सुनो, इसी विजय के बाद बिशल देव ने उपाधि ग्रहण की विग्रहराज चतुर्थ की। बोलो किसकी? और इसी बिशल देव ने कहा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में बनाओ शिवालिक स्तंभ। कौन सा स्तंभ? बोलो कौन सा स्तंभ? शिवालिक स्तंभ। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अब सुनो और समझो। बिशल देव को जयानक ने एक नाम से पुकारा, एक उपाधि दी कटी बंधु की। बोलो कौन सा बंधु? या कवि बांधव की। कौन सा बांधव? अब कटी बंधु कवि बांधव क्यों कहा तुम्हें पता है? इसमें शब्द आ रहा देखो कवि। क्या नाम आ रहा है? इसका मतलब बिशल देव स्वयं भी विद्वान थे, प्लस इन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को, कवियों को शरण दे रखी थी। क्या दे रखी थी? अरे बोलो। हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना स्टूडेंट, अब दरबारी विद्वान कौन कौन थे यहीं पर देख लो। एक था सोमदेव। कौन सा देव? जिसने लिखा ललित विग्रहराज। बताओ क्या लिखा? बोलो क्या लिखा? और एक था कौन सा पति? नरपति नाल, जिसने लिखा बिशल देव राशो। क्या लिखा? तो बताओ विद्वानों के आश्रयदाता थे कौन? इसीलिए जयानक ने इन्हें किस नाम से पुकारा? या फिर अब सुनो, खुद भी विद्वान थे कौन से देव?
बिसल देव जिन्होंने एक नाटक की रचना की। किसकी? हाँ, नाट्य लिखा जिसका नाम था केली ही केली। कहीं कहीं पर हर केली भी मिलेगा। ओके, कौन सा केली? और इसी हरी केली की रचना जो की कौन सी भाषा में की? बोलो। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? अरे जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? अर्जुन और पार्वती, शिव पार्वती अर्जुन और के मध्य क्या? बोलो, बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन बताएगा? सर दिल्ली नाम कैसे पड़ा? अच्छा, क्यों? दिल्ली था ही नहीं क्या? दिल्ली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दिल्ली दिल वालों की थी। कौन बताएगा? हाँ तू। भगवान शिव के बीच में? हाँ तो फिर ऐसे बोलना, वरना तूने तो शिव बोल के पूरा पाप काट दिया। भगवान शिव अर्जुन के समय थे। ऐसे बोलना है कि शिव अवतरित थे किरात के रूप में, और किरात और अर्जुन के मध्य युद्ध का उल्लेख है। तू तो कह रहा है भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का उल्लेख, पूरा पाप कट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें जो जानकारी मिलती है, याद रखना, आप शिव यादी मत करो, किरात व अर्जुन के मध्य संवाद व युद्ध की जानकारी। समझ में आया ना? और फिर कहना है कि किरात जो थे वो शिव अवतरित थे। समझ में आया ना? अब ये सही हुआ। तुमने मेन नाम तो गायब कर दिया, शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध की जानकारी मिलती। पूरा पाप करता कि नहीं करता, इस बात को ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, ये हरी केली नाट्य की गिनकर गांठ दे देना, ये हरी केली नाट्य ग्रंथ नहीं है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। अब छोरों को सब पता था, हरी केली बिसल देव ने लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा, पर दिमाग में से ये नहीं पता, अच्छे से नहीं पढ़ा कि ये है क्या। ऑप्शंस दिया एग्जामिनर ने, हरी केली है नाट्य ग्रंथ रासो ख्यात। छोरों ने कहा यार ये तो पता ही नहीं, ठोकराए ख्यात या रासो है क्या? नाटक या नाट्य। इसकी रचना किसने की? समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। बिसल देव चौहान ऑब्लिक करके विग्रहराज चतुर्थ, इनका नाम लिखो। बिसल देव चौहान ऑब्लिक करके विग्रहराज चतुर्थ। बिसल देव चौहान ऑब्लिक करके विग्रहराज चतुर्थ, शासन का लिखो 58 से 63, 58 से 63। चलो,
शासनकाल लिख लिया 1158 से 1163 लिख लिया ना। ओके, अब लिखो जल्दी से फास्टली पॉइंट। बिसल देव ने 1158 में बिसल देव ने 1158 में अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर पर अधिकार किया। लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, बिसल देव ने चित्तौड़ के सज्जन को पराजित कर अधिकार किया। चित्तौड़ के सज्जन को पराजित कर अधिकार किया। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अब बताओ चालुक्यों से वापस कौन से क्षेत्र को जीतेंगे? पाली, सिरोही और, तो लिखो बिसल देव ने कुमारपाल से, बिसल देव ने कुमारपाल से पाली, सिरोही पाली, सिरोही, जालोर को विजित कर पुनः चौहान साम्राज्य में मिलाया। पुनः चौहान साम्राज्य में मिलाया। लिख लिया। अब बताओ, बिसल देव चौहान राजवंश के पहले राजा थे जिन्होंने विजित किया किसको? दिल्ली को। लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर, बिसल देव अजमेर के चौहान राजवंश के पहले राजा थे। बिसल देव अजमेर के चौहान राजवंश के पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को विजित किया। दिल्ली को विजित किया। कोष्टक में लिख लो किसको पराजित करके, लिख लो मदनपाल को पराजित कर। मदनपाल को पराजित कर दिल्ली को विजित किया तथा दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। लिख लिया। ओके, अब बताओ इन्होंने उपाधि किसकी ग्रहण की? तो लिखो इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की, इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की। इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब बताओ इनकी उपाधि क्या थी? कटिबंधु या कविबांधु? तो सीधा लिख दो पूरा। जयानक ने बिसल देव को कवि बांधव ऑब्लिक करके कटिबंधु के नाम से पुकारा।
कवि बांधव ऑब्लिक करके कटिबंधु के नाम से पुकारा? लिख लिया? ओके। क्योंकि बिशल देव किसके दाता थे? विद्वानों के आश्रय दाता थे। विद्वानों के आश्रयदाता थे। लिख लिया? दोनों विद्वानों के नाम लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट सोमदेव, नंबर फर्स्ट सोमदेव, नंबर सेकंड सोमदेव, नंबर सेकंड नरपतिनाल। दोनों के ग्रंथ लिख लो। आवाज नहीं रही, लिखो जल्दी से। दोनों विद्वानों के नाम लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए? लिख दिए। अब मेरा सवाल सुनो, बिसल देव रासों में किसका उल्लेख है? बिसल देव रासों में किसका उल्लेख है? विग्रराज और उसकी पत्नी। तो बता, ललित विग्रराज में किसका उल्लेख है? ललित विग्रराज में। बैठ जा। कौन बताएगा? रानी कौन सी? यही तो बात है। बिसल देव रासों में किसका उल्लेख है? बिसल देव रासों में किसका जिक्र है? पक्का? ललित विग्रराज में? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। बैठो।
याद रखना स्टूडेंट, बिशल देव राशों के अंदर, कान खोल के सुन लेना, बिशल देव और उनकी रानी है देशल दे। कौन सी दे? कौन सी दे? हाँ, देशल दे। दोनों के बीच में प्रेम कैसे हुआ, दोनों ने एक दूसरे को डेट कैसे किया, कैसे मिले, मतलब प्रेम कहानी का तो मतलब यही होता है। इसका उल्लेख मिलता है बिशल देव राशों में। प्लस सुनो, राशों का मतलब होता है वीर रस प्रदान ग्रंथ। क्या नाम होता है? तो इसमें बिशल देव के युद्धों का, बिशल देव की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है, और साथ ही साथ में बिशल देव और उनकी रानी देशल दे का वर्णन मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? और यही सवाल तुम्हारे विवादित बना था एग्जाम 3rd ग्रेड के अंदर। राशों का मतलब ही होता है वीर रस प्रदान, पर इसमें ये देशल दे वाला भी वर्णन मिलता है ना, तो इसको श्रृंगार रस प्रदान भी ग्रंथ कहा गया। समझ में आया ना? अब ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो सही किसे मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो, ललित विग्रहराज कौन सा? अब ललित विग्रहराज में किसका वर्णन मिलता है? तो ललित विग्रहराज में काल्पनिक वर्णन मिलता है राजमती और बिशल देव की प्रेम कहानी का। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लो जल्दी से। पहला ग्रंथ कौन सा लिखा? तो ललित विग्रहराज में लिखो सीधा विग्रहराज, विग्रहराज माइनस राजमती। कपल को लिखते हैं ना, बीच में माइनस लगाते हैं। हाँ, तो लिखो विग्रहराज राजमती प्रेम प्रसंग। लिख लिया? हाँ, कोई ऐसे नहीं लिखे कि विग्रहराज माइनस राजमती बराबर 0। हाँ, लिख लिया? ओके। सेकंड, बिशल देव राशों में लिखो स्टूडेंट, लिखो बिशल देव देशल दे प्रेम प्रसंग। तथा बिशल देव की उपलब्धियों का उल्लेख। बिशल देव की उपलब्धियों का उल्लेख। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, बिशल देव ने हरिकेली नाट्य की, बिशल देव ने हरिकेली नाट्य की रचना की। बिशल देव ने हरिकेली नाट्य की रचना की। हरिकेली नाट्य की रचना की। लिख लिया? आगे लिखो, हरिकेली नाट्य की रचना की। कोष्टक में लिखो पहले संस्कृत भाषा में, आगे लिखो उल्लेख, इसी में लिख दो उल्लेख। किरात, किरात व अर्जुन संवाद। किरात व अर्जुन संवाद। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ।